हेलो एवरीवन, आज डेट है 9 अप्रैल 2023 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहां पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि सप्तकोटेश्वर टेम्पल को आपको मैप में व्यू करना है। फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था याया तसो लेक को लेकर की। तो याया तसो लेक जो है वो हमारे इंडिया के लद्दाख यूटी में लोकेटेड है और ये लद्दाख यूटी की फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है। इसीलिए याया तसो लेक जो है वो न्यूज में बनी हुई थी। याया तसो लेक जो है वो डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स को नेस्टिंग हैबिटाट साइट प्रोवाइड करती है। और अगर हम बात करें ब्लैक नेक्ड क्रेन की, हमारे इंडिया में जो भी हाईएस्ट ब्रीडिंग साइट्स हैं उनमें से एक है याया तसो लेक। तो इसकी लोकेशन को हमने डिस्कस किया। द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपोर्टेंट न्यूज़ है द हिंदू के फ्रंट पेज पर। और देखो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो भी प्रेजेंट टाइम में लिग्नाइट जो ब्लॉक्स है हमारे इंडिया में अलग अलग जगह पर उनको लेकर के अपना ऑक्शन करने वाली थी। और इन लिग्नाइट ब्लॉक्स में 3 ब्लॉक जो है वो तमिलनाडु स्टेट के भी शामिल थे। हालांकि तमिलनाडु स्टेट जो है इसको लेकर के अपोज कर रहा था, क्योंकि तमिलनाडु स्टेट का ये बोलना था कि 2 ब्लॉक जो है वो हमारे स्टेट के अंडर जो है वो प्रोटेक्टेड एरिया में आते हैं और एक ब्लॉक जो है वहां पर पैडी का कल्टीवेशन काफी ज्यादा देखने को मिलता है। तो इसलिए इन एरियाज में लिग्नाइट को लेकर के ऑक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से ये जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं ये काफी ज्यादा इफेक्ट होंगे और इनके काफी ज्यादा डाइवर्स इफेक्ट जो है वो देखने को मिलेंगे। ओके, तो यहाँ पर तमिलनाडु गवर्नर, तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट, साथ ही साथ में जो अपोजिशन पार्टीज हैं उन्होंने भी सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला और सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें इस बात को माना है। और 3 ब्लॉक जो है उनको यहाँ पर लिग्नाइट के ऑप्शन से बाहर रख दिया गया है। तो लिग्नाइट को लेकर के कुछ बेसिक फैक्ट हम डिस्कस करेंगे। देखो, कोल जो है वो एनर्जी के पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये बात तो आप सभी को पता होगी। और हमारे इंडिया की अगर हम बात करें तो 55% टोटल इंडिया की जो एनर्जी नीड्स हैं उनमें से 55% एनर्जी नीड्स जो है वो कोल कंप्लीट करता है। मतलब आप सीधे और सिंपल तरीके से समझिए, चाहे इंडिविजुअल लेवल पर हो चाहे कमर्शियल लेवल पर हो, कोल का यूज जो है काफी ज्यादा हमारे इंडिया में किया जाता है। टोटल इंडिया में अगर हम डिस्कस करें तो कुछ स्टेट जहां हैं वहां पर कोल के रिजर्व काफी अच्छे देखने को मिलते हैं, जैसे कि झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश। ओके, अब देखो ये जो कोल जो होता है ना, इसमें कार्बन कंटेंट जो होता है वो वेरी करता है। किसी कोल में कार्बन कंटेंट ज्यादा होगा, किसी कोल में कार्बन कंटेंट जो है वो कम होता है। ओके, तो इसके बेसिस पर कोल को जो है वो क्लासिफाइड किया जाता है। कोल की कुछ कैटेगरी है, जैसे कि एंथ्रेसाइट प्रकार का कोल होता है। ये जो एंथ्रेसाइट कोल होता है ना, इसमें हाईएस्ट कार्बन कंटेंट होता है और इसकी हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू होती है। कैलोरीफिक वैल्यू मतलब किसी पार्ट को, मान लो इतने पार्ट को जो है किसी कोल के इतने पार्ट को जलाया गया और इसमें से एनर्जी जो है वो कितना आउटपुट मिल रहा है। तो एंथ्रेसाइट जो कोल होता है उसमें हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू होते हैं, कम अमाउंट में भी ज्यादा कैलोरी जो है, ज्यादा एनर्जी जो है वो देखने को मिलती है। हमारे इंडिया में जो है इसके बहुत ही कम रिजर्व है एंथ्रेसाइट कोल के, और सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर वाला जो रीजन है वहां पर इसकी स्मॉल क्वांटिटी देखने को मिलती है। दूसरी कैटेगरी होती है कोल की, बिटुमिनस टाइप का कोल होता है। इसमें कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है वो एंथ्रेसाइट के कंपैरिजन में थोड़ी कम होती है और कार्बन कंटेंट जो होता है वो यहाँ पर 60 to 80% होता है बिटुमिनस कोल में, और यहाँ पर कितना होता है 80 to 95% एंथ्रेसाइट में। इसके बाद में जो है वो नेक्स्ट कैटेगरी होती है कोल की, वो होती है लिग्नाइट। और लिग्नाइट में कार्बन कंटेंट होता है 40 to 55% तक। ओके, और ये जो लिग्नाइट के रिजर्व हैं वो राजस्थान स्टेट में, आसाम में जो लखीमपुर जो जगह है वहां पर, और तमिलनाडु जो स्टेट है वहां पर लिग्नाइट कोल के रिजर्व देखने को मिलते हैं। और फिर जो एक कैटेगरी और होती है कोल की वो होती है पीट, और पीट में जो है एक तरीके से
पीट जो है, जब आप सभी को ये बात तो पता होगी ना कि कोल कैसे बनता है। देखो वुड, बड़े बड़े फॉरेस्ट एरिया जो है वो जब एक तरीके से लैंड एरिया में नीचे सबमर्ज हो जाते हैं और काफी लंबे टाइम तक, सेंचुरीज टाइम तक जो है वो जब इस लैंड एरिया में दबे रहते हैं तो हाई प्रेशर और हाई हीट में जो है ये जो वुड है वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, कोल में। तो जब वुड का कोल में ट्रांसफॉर्म होने का जो फर्स्ट स्टेज होता है वो ही होता है पीट कोल। तो इसकी कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो काफ़ी कम होती है और यहाँ पर कार्बन कंटेंट जो होता है वो 40% से भी लेस होता है। तो इसमें अब बहुत ज़्यादा अमाउंट में कम कैलोरीफिक वैल्यू, कम एनर्जी देखने को मिलती है पीट में, और इसमें धुआं, स्मोकिंग जो है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। जितना अच्छा कोयला होगा, जितना अच्छा कोल होगा, उसमें स्मोक जो है वो काफ़ी कम देखने को मिलेगा और एनर्जी जो है वो काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। तो लिग्नाइट के बारे में कुछ बेसिक बातें हमने डिस्कस कर ली है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है फ्रंट पेज पर ही, और यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बात रखी है कि इस साल के लास्ट तक, मतलब नवंबर तक जो है वो 16th फाइनेंस कमीशन जो है उसको कंस्टिट्यूट किया जाएगा। अभी प्रेजेंट टाइम में 15th फाइनेंस कमीशन चल रहा है। और ये फाइनेंस कमीशन होता क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका आर्टिकल 280 जो है वो फाइनेंस कमीशन के बारे में बताता है कि एवरी 5 ईयर के बाद में जो है 5 ईयर के लिए प्रेसिडेंट जो है फाइनेंस कमीशन को जो है वो कंस्टिट्यूट करता है। फाइनेंस कमीशन एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है और मेन काम ये होता है फाइनेंस कमीशन का कि सेंटर और स्टेट के बीच में जो भी टैक्स रेवेन्यू है उसका किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिले। तो अभी ये जो 15th फाइनेंस कमीशन है इसका जो टर्म पीरियड था वो 2025 तक था, लेकिन उसको एक्सटेंड करके कर दिया गया है 2026 तक। तो यहाँ पर ये जो 16th फाइनेंस कमीशन जो होगा इसका टर्म स्टार्ट होगा 2026 टू 2027 से। ओके, तो एक ईयर के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। फाइनेंस कमीशन की जो की रिकमेंडेशन होती है गवर्नमेंट को वो बाइंडिंग नहीं होती है, मतलब गवर्नमेंट उनको माने तो माने, ना माने तो ना माने, मैंडेटरी नहीं होती है, सिर्फ वो अपनी एडवाइस देता है। अब गवर्नमेंट उसके अकॉर्डिंग काम कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो अभी देखो आप सभी को पता है कि एनसीईआरटी जो है उनको चेंज किया जा रहा है। तो यहाँ पर सोशलॉजी की जो एनसीईआरटी है उसमें कुछ अलग अलग केस स्टडी दी हुई थी अलग अलग सेक्टर को लेकर के, जैसे कि रूरल एरियाज में या वोटर डिस्ट्रेस को लेकर के, या फिर सोसाइटी में जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको लेकर के जो अलग अलग एरिया में इशू देखने को मिले उनको केस स्टडी दी हुई थी। तो बहुत सारी केस स्टडी जो है वो यहाँ पर रिमूव कर ली गई है। जब एनसीईआरटी को चेंज करने की बात की जा रही थी तो सोशलॉजी जो क्लास 11th की जो बुक है उसमें क्या चेंज किया जाएगा, वो ये जो प्रेजेंट टाइम में जो चेंज किया गया ना इसके बारे में नहीं बोला गया था। तो यहाँ पर एक तो देखो बताया गया है कि महाराष्ट्र का जो विदर्भ एरिया है वहां पर काफी ज्यादा वाटर क्राइसिस है। एक तरफ लोग वाटर की वजह से, कमी की वजह से जूझ रहे हैं, और दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि वहां पर वाटर पार्क्स देखने को मिल रहे हैं जहां पर वाटर की कमी कभी नहीं देखने को मिलती है। ओके, इसके अलावा सोशल डिस्क्रिमिनेशन को लेकर के यहाँ पर है। तो इन सारी जो केस स्टडी है उनको यहाँ पर से रिमूव कर दिया गया है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है न्यूज पेज पर। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बोली है, देखो अभी क्या होता है कि मान लो किसी स्टेट में कोई क्राइम हुआ, फिर उस स्टेट में जो जुडिशरी है उस केस को लेकर के सुनवाई करने लग जाती है जब केस रजिस्टर होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि उस केस में जो है उस स्टेट में जो है जो जुडिशियल प्रोसीजर है वो इन्फ्लुएंस हो सकता है। इसके बेसिस पर जो पिटिशनर है वो ये बात मानते हैं, वो इस बात की डिमांड करते हैं कि इस केस को दूसरे स्टेट में ट्रांसफर कर दिया जाए। ओके, तो यहाँ पर वेस्ट बंगाल में केस हुआ, उसको लेकर के अब पिटिशनर बोल रहे हैं कि कहाँ पर ट्रांसफर कर दो इसको, असम में ट्रांसफर कर दो। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि देखो एक्सेप्शनल केसेज में ही जो ट्रायल्स हैं वो दूसरे स्टेट में ट्रांसफर हो सकते हैं। अगर आप इजीली किसी भी केस में एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफर करने लगे तो वहाँ की जो जुडिशरी है ना वो इससे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होगी। ओके, और देखो फ्रंट पेज पे जो हमने फाइनेंस कमीशन जो डिस्कस किया ना वो एक तरीके से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक तरीके से एग्जांपल है कि सेंटर और स्टेट के बीच में रिलेशन को, रेवेन्यू को बैलेंस करने के लिए जो है वो काम करता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है, हमारी जो प्रेसिडेंट है उन्होंने सुखोई फाइटर जेट जो है
उसकी उड़ान जो है वो भरी, और ऐसा करने वाली वो थर्ड प्रेसिडेंट बन गई है। अगर वीमेन के बारे में अगर हम डिस्कस करें, मतलब वीमेन के पर्सपेक्टिव में डिस्कस करें, तो सेकंड वीमेन प्रेसिडेंट वो बन गई हैं। फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट जो है वो प्रतिभा पाटिल जी, जिन्होंने सुखोई फाइटर जेट में जो है वो उड़ान भरी थी। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए। तो देखो, CSIR साइंटिस्ट जो है उन्होंने रेयर अर्थ के जो डिपॉजिट्स हैं वो अनंतपुर में पाए हैं। ओके, अब यहाँ पर क्या देखने को मिला है, रेयर अर्थ मिनरल्स जो होते हैं ना वो कहीं कहीं देखने को मिलते हैं, और इन रेयर अर्थ मिनरल्स का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में। ओके, जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये रिजर्व्स इंडिया में अच्छे से देखने को मिलते हैं तो हम जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में अपने आप को एक्सपेंड करने की सोच रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है फॉरेन पेज पर, और यहाँ पर देखो यूएस की विजिट ताइवान में देखने को मिली। यूएस के जो ऑफिसर हैं, यहाँ देखिए। तो देखो यूएस के यहाँ पर देखो, यहाँ पर बताया गया है कि यूएस हाउस स्पीकर जो है वो ताइवान की विजिट पर, ताइवान और यूएस में ये जो विजिट देखने को मिलती है इसको लेकर के पहले भी चाइना ने क्लेम किया है। तो अब चाइना ने दोबारा से क्या किया है कि जो ताइवान स्टेट है, ताइवान स्टेट जो है वहाँ पर अपने, यहाँ देखिए एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पर जो है वो अपनी मिलिट्री ड्रिल्स जो है वो स्टार्ट कर दी है। ये चाइना है, ये ताइवान है। यहाँ पर जो है वो चाइना क्लेम करता है कि ये जो ताइवान है वो हमारे अंडर है, लेकिन ताइवान ये बोलता है कि हम इंडिपेंडेंट कंट्री है, और इंडिपेंडेंट लेवल पर वो अलग अलग कंट्री से अपने रिलेशन मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। तो यूएस के साथ में यहाँ पर वो अपने रिलेशन मेंटेन कर रहा है। तो चाइना को लगता है कि यूएस अगर यहाँ पर अपनी प्रेजेंस को मेंटेन करेगा तो साउथ चाइना सी को लेकर के जो चाइना अपना क्लेम करता है इसको लेकर के जो प्रॉब्लम है वो बनी रह सकती है। ओके, तो यहाँ पर इस इश्यू को टैकल करने के लिए चाइना ये कोशिश कर रहा है कि ताइवान जो है वो हमारे अंडर रहे और इंडिपेंडेंट लेवल पर अपने जो रिलेशन है वो एक तरीके से मेंटेन करने की कोशिश ना करे। तो यहाँ पर वो ही फियर क्रिएट करने के लिए जो है वो चाइना ने यहाँ पर ताइवान को अपने इस एरिया में जो है वो मिलिट्री ड्रिल्स स्टार्ट किए हैं। तो ये लोकेशन जो है ताइवान स्टेट जो है वो आपके लिए इंपोर्टेंट हो जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल जो है वो साइंस पेज पर है। तो यहाँ पर बताया गया है कि देखो आंध्र प्रदेश में जो यहाँ देखिए श्रीहरिकोटा जो आइलैंड है, जिसको अगर हम मैप के थ्रू इस तरीके से व्यू करें तो यहाँ पर ये देखो श्रीहरिकोटा आइलैंड, जहाँ पर इसरो का लॉन्चिंग सैटेलाइट्स को लॉन्चिंग स्टेशन है, और यहाँ पर है पुलिकट लेक। तो पुलिकट लेक को लेकर के यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर जो है पुलिकट लेक में अगर हम बात करें तो ये देखिए ये जो बर्ड है ना, ये यहाँ पर देखने को मिलते हैं, पेलिकन्स जो बर्ड होते हैं। ओके, और यहाँ पर बताया गया है कि ये जो पुलिकट लेक है एक ब्रैकिश वाटर लेक है, तो यहाँ पर फ्रेश वाटर भी और सॉल्टी वाटर भी मर्ज होता रहता है, और उन सब की वजह से अच्छी इंपॉर्टेंट साइट है ये। ओके, तो स्पोर्ट बिल्ड जो पेलिकन है जिनको IUCN रेड लिस्ट में अगर हम डिस्कस करें तो नियर थ्रेटेंड है, उसके रूप में इनको क्लासिफाई किया गया है। तो यहाँ पर इनकी जो है वो देखने को मिलती है। यहाँ पर फिर रामसर साइट को लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट बात रखी गई है कि इंडिया में 75 रामसर साइट हो गई हैं, जिसमें 14 जो है वो तमिलनाडु में है और 3 तमिलनाडु में जो है वो लास्ट ईयर ही इंक्लूड की गई हैं। और ये बेसिक फैक्ट है, ये आपको ध्यान में रखना है। पुलिकट लेक को लेकर यहाँ पर बताया गया है कि वहाँ पर क्या क्या जो है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है FAQ पेज पर, और यहाँ पर देखो फर्स्ट आर्टिकल है कि मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री जो है जहाँ पर क्रूड ऑयल का काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, जिसमें सऊदी अरेबिया, इराक, UAE और इसमें रशिया भी शामिल हो रहा है। उन्होंने ये स्टार्ट किया है कि मई से वो क्या करेंगे, मई 2023 से अभी क्रूड ऑयल का जितना वो प्रोडक्शन कर रहे हैं उसको कट करेंगे, और एंड 2023 तक ये जो उनका कट है प्रोडक्शन का वो जारी रहेगा। अब इसमें बताया गया है कि देखो
3 अप्रैल को ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री जो है उन्होंने अपनी 48 मीटिंग में जो है ये बात रखी। ओपेक प्लस कंट्री जिसमें 13 कोर मेंबर्स हैं ओपेक के और 10 अदर मेजर ऑयल प्रोड्यूसर हैं, इन सब ने इस पे अपनी सहमति दर्शाई है। तो लास्ट ईयर ही उन्होंने इस तरीके का अनाउंसमेंट किया था और इसके बारे में उन्होंने जो है वो बात अब जो है वो रिलीज कर दी है कि मई से जो है वो इस तरीके का कट जो है वो प्रोडक्शन में देखने को मिलेगा। अब ऐसा क्यों किया जा रहा है, इसका बेसिक रीजन है और इस करने से क्या होगा। देखो अभी क्या होता है, ऑयल का प्रोडक्शन हो रहा है और इनके कंट्रीज के ऊपर जो है वो मैक्सिमम डिपेंडेंस अदर कंट्रीज के जहां पर अवेलेबल नहीं है क्रूड ऑयल, तो जिसकी वजह से अवेलेबिलिटी होने की वजह से बेसिक प्रॉब्लम क्या है, वहाँ पर अवेलेबिलिटी हो गई, अवेलेबिलिटी वहाँ पर है तो वहाँ पर अगर प्रोडक्शन नहीं होगा तो वो कंट्री जो डिपेंडेंस है वहाँ पर इशू बढ़ेगा। ओके, तो देखो प्रॉब्लम क्या हुई है कि रशिया के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए वेस्टर्न कंट्रीज ने डिसाइड किया कि एक कैप जो है वो डिसाइड कर दो, इससे ज़्यादा जो है वो रशिया का ऑयल नहीं खरीदा जाएगा। लेकिन बहुत सारी कंट्री जो है वो हायर लेवल पर भी खरीद रही हैं। ओके, और एक तरीके से यहाँ पर इन कंट्रीज ने सपोर्ट करने की कोशिश की है कि सभी कंट्री जो है वो हमारी वॉइस को भी यहाँ पर माने, हमारे भी अगर कोई क्वेश्चन है कोई इशू है तो उनको सबको टैकल करने की कोशिश यहाँ पर करें। इंडिया के पर्सपेक्टिव में अगर हम डिस्कस करें तो देखो इंडिया इससे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होगा, क्योंकि इंडिया अपनी जो भी नीड्स कंप्लीट करता है क्रूड ऑयल के थ्रू वो मैक्सिमम जो है वो हम क्या करते हैं, इम्पोर्ट करते हैं। ओके, अगर हम गैस प्रोडक्शन ऑयल प्रोडक्शन में अगर हम बात करें तो इंडिया की रैंक काफ़ी लो है, लेकिन कंजप्शन में इंडिया जो है वो यूएस चाइना के बाद में 3rd नंबर पर आता है। तो अगर ये प्रोडक्शन जो है कट किया जाता है, इंडिया की काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंसी है, तो इंडिया को काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू लेवल पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक इशू जो है वो फेस करने पड़ेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है, तो फेक न्यूज़ को कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि वो क्या करेंगे, जो भी आईटी रूल्स हैं उनको उन्होंने अमेंड किया है और इसमें ये बोला है कि अगर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फेक न्यूज़ सर्कुलेट की जाती है तो उस फेक न्यूज़ को टैकल करने का जो है वो पहले लास्ट ईयर जो है वो इंटरमीडिएट 2020 में इंटरमीडियरीज ओटीटी प्लेटफॉर्म्स इन सबको रेगुलेट करने के लिए न्यू रूल्स लाए गए थे कि वहाँ पर कोई फेक न्यूज़ सर्कुलेट होती है तो उसको रेगुलेट करने के लिए जो सोशल मीडिया है वो अपने लेवल पर ग्रीवेंस ऑफिशियल ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म जो है वो अप्लाई करेंगे और उसके बेसिस पर इशू को सोल्व किया जाएगा। लेकिन अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि फेक न्यूज़ अगर ट्रांसफर हो रही है तो उन सोशल मीडिया की जो एक इम्यूनिटी जो है वो लूज हो जाएगी और यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उनकी पीआईबी का जो अभी फैक्ट चेकिंग जो प्रोसीजर है वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट होगा और उसी के बेसिस पर इन फेक न्यूज़ को ट्रेस किया जाएगा। ओके, तो इसको लेकर के देखो प्रोटेस्टर्स ने अपनी बात भी बोली है, एक्टिविस्ट जो है उनका ये भी मानना है कि गवर्नमेंट जो है इस तरीके से रेगुलेट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन रेगुलेट तो करे लेकिन एक क्लेरिफिकेशन जो है उसको लेकर के हो, ताकि जो भी इशू है जो भी एक प्रॉब्लम्स फेस करने को पड़ रही है कि जो हमारी फ्रीडम है उसको नुकसान पहुंचाया जाएगा या उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा, इसको लेकर के गवर्नमेंट जो है वो एक एक्सप्लेनेशन अच्छे से रखे ताकि इसको लेकर के जो र्यूमर्स है न्यू रूल्स को वो खत्म हो सके। साथ ही साथ में यहाँ पर वो गेम जो ऑनलाइन बैटिंग वाले जो गेम है उनको भी रेगुलेट करने की बात की गई है कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाएगा अगर कोई गेम जो है उसमें रियल मनी इन्वेस्ट होता है और जो भी जीतने वाला है उसको रियल मनी दिया जा रहा है, तो इसके लिए उस गेम को जो है वो रजिस्टर करवाना होगा उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में, जो एक ऑर्गेनाइजेशन जो बनाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट, और वहाँ पर वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रिव्यू करेगा उन गेम को और उसके बेसिस पर सर्टिफिकेट दिया जाएगा और इस तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाएंगे जो ऑनलाइन गेम्स है उनको रेगुलेट करने के लिए। यहाँ पर देखो चाइना ने अभी क्या किया, अरुणाचल प्रदेश का जो हमारा एरिया है उसमें कुछ एरिया की रीनेमिंग कर दी। तो यहाँ पर इस आर्टिकल में बताया गया है कि क्या पहली बार हुआ है, नहीं हुआ है, इससे पहले भी 2017 में और इसके अलावा 2020 में जो है वो चाइना बार बार अरुणाचल प्रदेश के एरिया को लेकर के क्लेम कर चुका है, बार बार रीनेमिंग कर चुका है। तो ऐसा पहली बार है नहीं। हाँ, ये बात है कि बॉर्डर एरियाज पर चाइना जो है वो 2020 में जब गालवान वैली में इशू हुआ उसके बाद में काफ़ी ज़्यादा हमने डिस्कशन मोड पर भी आए, लेकिन जो रिजल्ट है वो नहीं हुआ। तो इंडिया को अपने बॉर्डर एरियाज जो हैं वहाँ पर अच्छे रिस्ट्रिक्टेड लेवल पर जो रेगुलेशन है वो बढ़ाना होगा ताकि अपने बाउंड्रीज एरिया को हम सेफ रख सकें।
तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन है। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।